कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो मंजिल तक नहीं पहुंचते। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसान को बदल देती हैं, और कुछ कहानियां जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती हैं। काव्या बस अपनी नानी के घर जा रही थी। उसे क्या पता था ये सफ़र उसकी आखिरी इंसानी रात होगी। रात की बारिश की ठंडी महक अभी भी मिट्टी से उठ रही थी। तभी गांव की गलियों में एक आदमी की तेज आवाज गूंजी। वो रास्ते के बीच खड़ा होकर सबको पुकार पुकार कर बता रहा था, सुनो सुनो गाँव वालों सुनो, आज शाम पुराने मैदान में मेला भरने वाला है। सब लोग अपने परिवार के साथ जरूर पहुंचना। मेले में झूले, रोशनियां और बच्चों के लिए खास खेल कूद का इंतजाम किया गया है। सुनो सुनो गाँव वालों सुनो। खिड़की के पास खड़ी 12 साल की रिया ने मुस्कुराते हुए ये ऐलान सुना। उसे मेले का नाम सुनते ही अजीब सा जोश आता था, लेकिन उसी समय उसकी नजरों में कुछ पड़ा। दरवाजे के बाहर मिट्टी पर एक लाल रिबन पड़ा था, बिल्कुल नया, बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने अभी अभी गिराया हो। रिया झुककर उसे उठाती है। रिबन को छूते ही उसके कान के पास छोटी बच्ची की बहुत हल्की, लगभग सुन भी न सकने वाली आवाज आती है, वो मुझे मत दो। रिया चौंक जाती है और इधर उधर देखती है, पर वहां कोई नहीं था। रिया दौड़कर घर के अंदर आई और माँ से बोली, मम्मी, आज गांव में मेला लगा है, हम चलेंगे ना? उसकी माँ थोड़ी चुप रही, फिर बोली, लेकिन सुनो, मेला अच्छा होता है, पर वहाँ की कुछ पुरानी दुकानों से कुछ मत लेना, वो सामान अजीब रिया ने होता हंसते है। हुए कहा। मम्मी, आप भी ना डराती रहती हो। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी नजरों में डर था जिसे रिया ने गौर नहीं किया। शाम होने लगी, बत्तियां जलने लगीं, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी। रिया और उसकी माँ मेले में घूम रहे थे। झूले, जादू शो, खिलौने, सब कुछ चमक रहा था। लेकिन मेले के कोने में एक अधेरा सा पुराना स्टॉल था। वहां सिर्फ एक चीज रखी थी, एक गुड़िया। स्टॉल वाला बूढ़ा आदमी उठकर बोला, बेटा, इसे मत लेना, ये चीज तुम्हारे घर के लिए ठीक नहीं है। रिया की मां ने तुरंत रिया का हाथ पकड़ा। चलो अभी के अभी। रिया मुड़ी, लेकिन तभी गुड़िया की पलके, रिया का दिल धक से रह गया। रिया और उसकी मां घर की तरफ चल रहे थे और रिया को एहसास हो रहा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है और उसका डर बढ़ने लगा। एक मोड़ पर रिया ने फैसला किया कि वो पीछे मुड़ के देखेगी। एक मोड़ पर उसने साफ साफ देखा, मेले का वो स्टॉल खाली था और गुड़िया गायब। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी के नीचे रिया ने दूर देखा। गुड़िया एक खंबे के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें भीख रिया की तरफ देख रही थी। रिया डर गई और मां के साथ वापस घर की तरफ चलने लगी। रात हो चुकी थी। रिया ने खुद को समझाया, उसे लगा शायद उसका वहम था, लेकिन रात 2 बजे कमरे में जैसे किसी ने चलने की आवाज की। रिया ने डरते हुए आंखें खोली। वो गुड़िया उसकी मेज पर नहीं, बल्कि सीधे उसके बिस्तर के पास बैठी थी। रिया चीखने ही वाली थी कि गुड़िया ने बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज में कहा, तुम मुझे घर ले आई, धन्यवाद। रिया का गला सूख गया। रिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? गुड़िया के अंदर से वापस आवाज आई, क्योंकि तुमने मेरा रिबन उठाया था। ये रिबन तुम्हारा है? हाँ, ये रिबन मेरा ही है। ये रिबन
मुझे बांध कर रखता है, मेरी आत्मा को रोकता है। लेकिन जब तुमने इसे उठाया, मेरा रास्ता खुल गया। रिया ने हिम्मत करके पूछा। लेकिन तुम चाहती क्या हो और कैसा रास्ता खुल गया? बताती हूँ, सब बताती हूँ कि मैं इस गुड़िया में कैसे कैद हुई। ऐसा कह के गुड़िया अपने असली रूप यानी काव्या के रूप में आ जाती है। ये देख के रिया दंग रह जाती है। काव्या की आवाज में दर्द था। वो बोली, बहुत साल पुरानी बात है। स्कूल की छुट्टियां लगी थी। मैं अपने मामा के साथ नानी के घर से निकलते निकलते शाम हो गई थी। ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन मन में उत्साह था नानी के घर जाने का। नानी के गांव जाने वाली बस आ जाती है। रिया और उसके मामा बस में बैठकर नानी के गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रात होने लगी थी। चांद पूरा निकला था। शायद पूर्णिमा की रात हो। सभी लोग अपने अपने मंजिल के लिए बस में बैठे थे। अचानक से बस एक जगह रुक जाती है। और ड्राइवर की आवाज आती है, बस खराब हो गई है, सबको यहीं उतारना होगा। सभी लोग जैसे तैसे अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन मामा कहता है, हमारा गांव बहुत दूर है, हम यहीं रुककर दूसरी बस का इंतजार करते हैं। दोनों वहीं बैठकर दूसरे बस का इंतजार करने लगते हैं। रात गहरी हो रही थी। हवाएं तेज चलने लगी। तभी वहां से एक आदमी चलता हुआ आता दिखा। अचानक से बिजली कड़कने लगी। हवाएं तेज हो गई, मानो जैसे उसके आने से ये बदलाव हुआ। वाह, आदमी दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने मामा से कहा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? रिया के मामा ने कहा, जी, वो हमारी बस खराब हो गई थी, तो यहाँ हम दूसरी बस का इंतजार कर रहे हैं। जी, वो ऐसा है कि अभी इस समय यहाँ पर कोई बस नहीं आती है। कल सुबह ही आपको दूसरी बस मिलेगी। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा घर यहीं पास में है। ऐसा बोलकर वो आदमी बारिश से बचने के लिए उनके पास आके रुकता है। लेकिन अब रिया के मामा के मन में चिंता उभर रही थी। वो सोच रहा था कि अब घर कैसे जाएंगे, सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा। कुछ समय बीत जाता है। रिया का मामा हिचकिचाते हुए उस आदमी से पूछता है, वैसे भाई साहब, आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं? कुछ देर चुप रहने के बाद वो आदमी बोलता है, मैं वैसे जादूगर हूँ और आस पड़ोस के गांव में जाकर जादू के खेल दिखाता हूँ। यह सुनकर मामा वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है और वापस चिंता में डूब जाता है। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। जादूगर मामा से बोलता है, चलो भाई साहब, बारिश तो रुक गई, अभी मुझे अपने घर जाना चाहिए। कल सुबह दूसरे गांव में खेल दिखाना है। ऐसा बोलकर जादूगर वहां से निकलने लगता है। और थोड़ा आगे जाके पांव फिसल के गिर जाता है। मामा दौड़कर उसके पास आता है और पूछता है, अरे भाई साहब, आप ठीक हैं? अरे वो बस पाँव फिसल गया, मैं ठीक हूँ।
फिर रिया का मामा कहता है, ठीक है भाई साहब, संभल के जाना। जादूगर थोड़ी देर रुकता है और रिया की तरफ देखता है। वो बोलता है, वैसे आप भले आदमी लगते हो। अगर आप चाहो तो आज रात मेरे घर में रुक सकते हो, क्योंकि आपके साथ छोटी बच्ची है। यहाँ रुकना सही नहीं रहेगा और सुबह होने को अभी बहुत वक्त बाकी है। रिया का मामा थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, हाँ, मुझे भी यही सही लग रहा है। रिया कोने में खड़ी होकर चुपचाप सभी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद रिया और उसका मामा जादूगर के घर तरफ निकल पड़ते हैं। जादूगर का घर तो बहुत ही विशाल और डरावना लग रहा था, अजीब वीराना सा। जादूगर घर के पास खड़ा होकर हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। घर बाहर से जितना वीराना, अंदर से उतना ही रोशनी से भरा था। मानो जैसे अलग ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था। जादूगर बोलता है, आइए बैठिए, आज रात आप यहीं विश्राम कीजिए। ऐसा बोलकर जादूगर वहां से चला जाता है। रिया और उसके मामा भी सो जाते हैं। थोड़ा समय बीत जाता है। रिया का मामा सो चुका था। लेकिन काव्या को नींद नहीं आ रही। तभी उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और वो उठकर बैठ जाती है। आवाज बाजू के कमरे से ही आ रही थी। काव्या उठकर कमरे के और बढ़ती है। काव्या दीवार को कान लगाकर सुनती है। उसे बाजू के कमरे से जादूगर की आवाज आती है, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। काव्या को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश करती है और वो देखती है जादूगर किसी इंसान से नहीं, एक गुड़िया से बात कर रहा था। वो बोल रहा था, आज बहुत सालों के बाद आखिरकार तुम्हारा इंतजार खत्म हो ही गया। आज तक तुमने मेरा बहुत साथ दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी दोगी। लोगों को लगता है तुम एक साधारण सी गुड़िया हो, लेकिन मुझे मालूम है तुम एक शैतानी गुड़िया हो। मुझे मालूम है तुम्हें हर 100 साल बाद नई आत्मा की जरूरत होती है, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। तुम्हारा काम मैंने कर दिया है। वो बाहर जो लड़की सो रही है ना, वही तुम्हारी अगली आत्मा बनेगी। आज की रात उस लड़की की आखिरी इंसानी रात होगी। ये सभी बातें काव्या सुन लेती हैं और अपने मामा को बताने के लिए भागती हैं। काव्या मामा के पास बैठकर मामा को उठाने की कोशिश करती है। मामा उठो, तुम्हें कुछ बताना है। मामा जल्दी उठो। काव्या की आवाज सुनकर मामा हद बढ़ाकर उठ जाता है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतनी रात को? काव्या आगे कुछ बोलती है, उससे पहले जादूगर दौड़कर वहां पर आ जाता है और बोलता है, तो आखिरकार इस लड़की ने सब सुन ही लिया। क्या सुन लिया? माफ करना मेरे दोस्त,
अभी ये बताने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तभी जादूगर अपनी छड़ी निकलता है और मामा को कबूतर में बदल देता है। जा कबूतर, उड़ जा, तेरा रास्ता खुला है। ये देखकर काव्य वहां से भागने लगती है। जादूगर बोलता है, रुक जाओ, वरना तुम्हें भी तुम्हारे मामा की तरह कबूतर बना दूंगा। ये सुनकर काव्य रुक जाती है और बोलती है, नहीं, ऐसा मत करो। तुम क्या चाहते हो? बड़ी समझदार हो तुम बच्चे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस अगले 100 साल तक इस गुड़िया में रहना है। ये थी मेरी दुख भरी कहानी कि कैसे मुझे 100 साल पहले उस गुड़िया में कैद किया गया था। लेकिन अब तुम्हारे वजह से मैं उस गुड़िया से मुक्त हो गई हूँ। रिया अब सोच में पड़ जाती है और बोलती है, तो क्या अब मेरी भी आत्मा को गुड़िया में 100 साल तक रहना पड़ेगा? कहने में तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ, ये सच है। तुमने उसका रिबन उठाया, मतलब उसने तुम्हें चुना है, और उसने तुम्हें चुना है तो वो अब तुम्हारा पीछा छोड़ेंगी नहीं। इतना बोलकर काव्य वहां से गायब हो जाती है। रिया डर जाती है और तभी कमरे में गुड़िया की आवाज आती है। डरो मत, मैं आ गई, आ जाओ इधर। काव्या ने सच बता दिया, और सच सुनने के बाद कोई वापस नहीं आता। अगर डर तुम्हें रोक नहीं सकता तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी करीब है।